तो फाइनली ਆਪਾਂ अपना सैकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिया सीगा। बहुत बड़ा चैप्टर सीगा ते पूरियां 10 वीडियोस इस चैप्टर अपना कंप्लीट होएगा। सारियां दी सारियां वीडियोस ਤੁਹਾਨੂੰ +1 बिजनेस की जो अपनी प्लेलिस्ट रहेगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मिल जाएगी। जो भी जी किया ਉੱਥੋਂ चैक कर लियो। तो प्लेलिस्ट का लिंक ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ मिल जूगा। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक हजे भी जो ਤੁਹਾਨੂੰ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तंग कर रहा होया तो कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ लिख लियो। ਆਪਾਂ ਉਹ टॉपिक ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ डिस्कस करांगे। तो ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ शुरू करांगे नवा चैप्टर, अपना 3rd चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो देखो इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली प्राइवेट एंटरप्राइजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइजेस ਉਹ ਆਪਾਂ ऑलरेडी 2nd चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करके आ चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिन्होंने तुसी हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस भी कह देने होगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनीज, ये सारी जी 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आप 2nd चैप्टर के पढ़ी हैं। ये है प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि वो एंटरप्राइजेस यानी कि वो बिजनेस मॉडल्स जिन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल्स थोड़े मेरे अर्गे लोग मिलकर चला रहे हैं वो आते हैं प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइजेस के। तो देखो जो 3rd चैप्टर है ना उसका नाम बेशक प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस है, बट इस चैप्टर के आप सिर्फ पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस बारे ही पढ़ना है। प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइजेस बारे आप ऑलरेडी 2nd चैप्टर के पढ़ लिया। हुण देखो पब्लिक ते ग्लोबल एंटरप्राइजेस एक एक करके आप पब्लिक ते ग्लोबल एंटरप्राइजेस बारे डिस्कस करांगे। अज के लैक्चर के आप सिर्फ डिस्कस करना है पब्लिक एंटरप्राइजेस बारे। पब्लिक एंटरप्राइजेस किहड़े हुंदे हैगे? प्राइवेट नालों उल्टे। प्राइवेट किहड़े हुंदे हैगे? जिन्हां नूं प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करदे, मैनेज करदे, कंट्रोल करदे हैगे। ते पब्लिक किहड़े हुंदे हैगे? जिन्हां नूं गवर्नमेंट ओन करदी हैगी, गवर्नमेंट ही मैनेज करदी हैगी ते गवर्नमेंट ही कंट्रोल करदी हैगी। बेसिकली जे आपां सिंपली कहिए तो जो बिजनेस मॉडल्स गवर्नमेंट रन कर रही है, गवर्नमेंट के जो बिजनेस मॉडल्स नेगे वो आंदे हैगे पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस दे विच। इन्नी गल बिल्कुल क्लीयर होगी कि पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस किहड़ी हुंदे हैगे? वो बिजनेसिस जिन्हां नूं गवर्नमेंट चला रही हैगी। गवर्नमेंट के जो रेवन्यू मॉडल्स ने, बिजनेस मॉडल्स ने वो आते हैं पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस के। तो इन्होंने एंटरप्राइजेस का जो मेन मोटिव होंगे जिमें प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइजेस के जो बिजनेसिस रन किए जा रहे हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा, उन्होंने मेन मोटिव की होंगे प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन गवर्नमेंट के जो बिजनेस मॉडल्स ने उन्होंने मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होंगे, बल्कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना होंगे। तो इन्नी गल पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस बारे समझ आ गई। तो देखो प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइजेस जो सीगे वो 5 टाइप्स के सीगे, लेकिन पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस जो ने वो सिर्फ 3 टाइप्स के ने, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ते गवर्नमेंट कंपनी। इसका जो अपना लैक्चर हैगा उहदे विच आपां डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स टॉपिक जो है वो पूरा दा पूरा कवर करांगे। लेकिन एक बारी ब्रीफ समझ लिए कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की होंदी है, पब्लिक कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशनस भी कहा जाता है जिन्होंने, तो गवर्नमेंट कंपनीज किहड़ियां होंदियां। देखो जेडे बिजनेसिस गवर्नमेंट रन कर रही हैगी ना वो 3 तरह के बिजनेसिस ने। एक आंदे है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, एक होंदे है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशनस ते एक होंदी है गवर्नमेंट कंपनीज। तो सारे नालों पहला देखो गवर्नमेंट कंपनीज, देखो की लिखा होएगा पीछे कंपनी। कंपनी आप पिछले चैप्टर प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइजेस के भी पढ़ा सीगा। कंपनी किहड़ी हुंदी हैगी? कोई भी इहो जी एंटरप्राइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर हुई हैगी उन्होंने आप की कवांगे? कंपनी कवांगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई होवे वो की होगी? एक कंपनी होगी। सिमिलरली गवर्नमेंट कंपनी भी की हैगी एक ऑर्गेनाइजेशन हैगी जिन्हों कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर कराया गया है। बट डिफरेंस की है ये बाकी कंपनीज नालों? गवर्नमेंट कंपनी दे विच जिहड़ी ऑनरशिप हुंदी हैगी, ऑनरशिप किवें आऊगी? शेयर्स परचेज करके कंपनी दे। कंपनी का ऑनर किवें बनया जाता है? कंपनी के शेयर्स परचेज करके। तो गवर्नमेंट कंपनी दे विच जिहड़ी ऑनरशिप हुंदी हैगी वो ऑनरशिप मिनिमम 51%, मिनिमम 51% की दी होनी चाहिए हैगी गवर्नमेंट की। यानी कि किसी भी कंपनी दे विच जे मिनिमम 51% ऑनरशिप गवर्नमेंट दी है, यानी कि मिनिमम 51% शेयर्स उस कंपनी दे गवर्नमेंट दे कोले हैगे, तो उस कंपनी नूं आपां कहांगे गवर्नमेंट कंपनी। बाकी सारा कुछ सिमिलरली जिवें बाकी कंपनीज होंदियां कि उवें ही हैगी। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग यह काम करूँगी, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट के विच ही यह कंपनी रजिस्टर होगी। बट
ਮਿਨੀਮਮ 51% ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਿਨੀਮਮ 51% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ 100 ਦੀ 100% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। डिटेल आप गवर्नमेंट कंपनी बारे तो स्टैटूटरी कॉर्पोरेशन के बारे नैक्सट लैक्चरस के डिस्कस करांगे, बट अज आप की कर रहे हैं सिर्फ एक बार ब्रीफ समझ रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी की होंगी है, स्टैटूटरी कॉर्पोरेशन तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की होंगी है। देखो स्टैटूटरी कॉर्पोरेशन हुण इंडिया के बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं, बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं तो लॉज बनाने वास्ते स्पैशल एक्ट्स पास किए जाते हैं। जे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जे वो स्पैशल एक्ट्स पास किए जा रहे हैं, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्हां द्वारा क्रिएट की जा रही हैगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आपां कहांगे स्टैटूटरी कॉर्पोरेशन। किसी भी लॉ द्वारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की इस्टैबलिश की जा रही हैगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन होंदी हैगी स्टैटूटरी कॉर्पोरेशनस। हुण नैक्सट अज का जो अपना मेन टॉपिक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये बारे आप डिस्कस कर देंगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की होंदियां हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बेसिकली गवर्नमेंट दे ही डिपार्टमेंट्स ने। गवर्नमेंट दे डिपार्टमेंट्स तो की मतलब हैगा, देखो गवर्नमेंट की हैगी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि पूरी कंट्री ते कंट्रोल कर रहे, पूरी कंट्री नूं चला रहे हैं। हुण ये जिहड़े ग्रुप ऑफ पीपल है गवर्नमेंट है, इन्हें कंट्री दे बहुत सारे सैक्टर्स के उत्ते काम करना हुंदा हैगा, जिवें कि इन्हां ने हैल्थ वास्ते भी काम करने हुंदे हैगे, इन्हां ने एजुकेशन लई भी काम करने हुंदे हैगे, इन्हां ने डिफेंस लई भी काम करने हुंदे हैगे, इन्हां ने कंट्री दे इंफ्रास्ट्रक्चर लई भी काम करने हुंदे हैगे, इदां होर भी बहुत सारे काम करने होंगे इन्हां ने। ठीक है, हुण ये लोग की करते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये सारे कामां नूं की करते हैं आपस दे विच वंड लैंदे। एक बंदे नूं हैल्थ वाला डिपार्टमेंट देखण नूं दे दिंदे है, एक बंदे नूं एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिंदे है, एक बंदे नूं डिफेंस वाला दे दिंदे हैगे, एक बंदे नूं इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिंदे हैगे, एक बंदे नूं फाइनैंस दा दे दिंदे हैगे कि तू सारा फाइनैंस वाला काम देखेगा। इदां करके बाकी जिन्ने भी अपने डिपार्टमेंट सैक्टर्स वंडे होणगे एक एक बंदे नूं हर एक सैक्टर दा काम देखण नूं ये दे दिंदे। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੈਵਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ। बेसिकली जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री अंडर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री अंडर मतलब कि आम मिनिस्टर्स जेडे अपने अपने डिपार्टमेंट अपने अपने सैक्टर्स देख रहे हैं जे इन्होंने सैक्टर्स के अंडर आपा कोई डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट रेवन्यू जनरेट कर रहा है गवर्नमेंट लिए उन्होंने सारे रेवन्यू मॉडल्स नूं उन्होंने सारे बिजनेस मॉडल्स नूं की कहा जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। एक बार इन्ना समझ आएगा हुण देखो की लिखा होएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स दे विच दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो है वो पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज की सब तो ओल्ड सब तो पुरानी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होंगे ना ये गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि गवर्नमेंट लिए रेवन्यू अर्न करते हैं। इट हैज़ नो सैपरेट एग्जिस्टेंस दैन गवर्नमेंट। हुण सैपरेट एग्जिस्टेंस वाला पॉइंट आप पिछले चैप्टर के बहुत बारी पढ़ के आए हैं हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आप पढ़िया सीगा
ਸੈਪਰੇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲਾਸ ਬੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਬੀਅਰ ਕਰੂਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੀਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਲ ਓਨਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਐਂਟੀਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਸ ਕੌਣ ਬੀਅਰ ਕਰੂਗਾ? ਸੋਲ ਓਨਰ ਬੀਅਰ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾਸ ਬੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲ ਓਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਲ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੋਲ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਸ ਆਊਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੀਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? It functions under the overall control of one ministry or department of the government। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ? ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅੰਡਰ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਐਟਸੈਟਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਅਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਲ ਓਨਰ ਲਾਉਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋਲ ਓਨਰ ਕੋਲੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਲਾਸ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਬੀਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਆ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज एटसैट्रा जो है वो सारी दी सारे की एग्जाम्पल्स है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। यानी कि जो रेलवे है, रेलवे जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैगी वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इन्नी गल तो सबनों पता है कि रेलवे गवर्नमेंट के अंडर आंदा है, गवर्नमेंट रेलवे नूं चलांदी हैगी। तो उस जिहड़ी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैगी पब्लिक सैक्टर की
ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो रेलवे जो सारा काम करता है वो गवर्नमेंट की रेलवे मिनिस्ट्री अंडर सारा काम करता है, सारे फंक्शनस परफॉर्म करता है। जिन्ना भी रेलवे नूं फंड्स चाहिए होंदा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिन्ना भी रेलवे तो रेवन्यू जनरेट होंदा वो सारा दा सारा किहदे कोले चला जाता है, गवर्नमेंट कोले चला जाता है। सिमिलरली इन्हां डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स दे विच क्लीयर होगी इन्नी गल। आ एग्जाम्पल्स है, तुसीं अपने एग्जाम्स दे विच लिख के आ सकदे होंगे। हुण नैक्सट फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की फीचर्स है, किवें तुसीं पहचान करोगे। बेसिकली आप सारे पॉइंट्स एक बार देख के आ ही चुके हैं, जो आप हुणे डिस्कस किया है वही चीज़ां लिखी हुई हैं, बट एक बार आप ब्रीफली पढ़ लैने चंगी तरह डिटेल दे विच की कुछ दिता होएगा। तो देखो सब तो पहला पॉइंट की हैगा, दे ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। ये पॉइंट भी आप समझेगा हुनी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स किदे अंडर काम कर दी हैं, गवर्नमेंट दियां मिनिस्ट्रीज के अंडर काम कर दी है। कि मिनिस्ट्रीज वो मिनिस्ट्री सेंटर गवर्नमेंट की भी हो सकती है तो स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री अंडर काम करूगी। जिस सेंटर गवर्नमेंट के अंडर किया गया डिपार्टमेंट क्रिएट तो फिर सेंटर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री अंडर ये काम करेंगे। They are a part of government only, government दा ही part है, there is no separate entity। ये पॉइंट हुनी आप समझेगा, इन्हां दी कोई भी separate entity नहीं हुंदी। They are financed from annual budget of the government, गवर्नमेंट के एनुअल बजट के विचों इन्हां नूं फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। द रेवन्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर डिपॉजिटेड इन दी ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। जिन्ना भी यह रेवन्यू अर्न करेंगे कित्थे जाऊगा, गवर्नमेंट के खजाने में जाऊगा। द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सिविल सर्वेंट्स एंड आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल्स ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। ਜਿਹੜੇ भी इंप्लॉयज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ सिविल सर्विसिज ਦੇ जो रूल्स बने हुए हैगे ਉਹਨਾਂ अकॉर्डिंग किया जाता है कि गवर्नमेंट इंप्लॉय ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ अपॉइंट करोगे, किਵੇਂ सैलरी पे करोगे, ਉਹਦੇ ਲਈ जो रूल्स बने हुए हैगे ਉਹਨਾਂ अकॉर्डिंग ही ਇਹ EMPLOYEES अपॉइंट किए जाते। They are the under direct control of departmental head who is accountable to the concerned ministry। हुण देखो जो गवर्नमेंट दी मिनिस्ट्रीज ने गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत सारे लोग ने काम करने वाले। हुण आ जिहड़े डिपार्टमेंट्स आपां गल कर रहे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की, इन्हां दा एक हैड बना दिता जाता है जो कि सारा काम करवांदा हैगा, की होगा सारे फंक्शनस देखदा हैगा, मैनेज करदा हैगा। ते ओह जिहड़ा हैड आपां बनाने हैगे इन्हां डिपार्टमेंट्स दा, ओह हैड जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दी मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर हैगा, उन्होंने की होगा अकाउंटेबल होगा, जवाबदेही होगा। उन्होंने सारे उन्होंने जवाबदेही देनी पऊगी कि काम हो गया, की रह गया, कितना पैसा आया सी, कित्थे लग गया, कित्थे नहीं लग गया, वो सारे कासे की जवाबदेही थोनू कंसर्न मिनिस्टर नू देनी पऊगी जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का हैड होगा। They can be sued in the same manner as one can file a suit against the government। सैपरेट लीगल एंटिटी नहीं हैगी। जे तुसी इन्हां डिपार्टमेंट्स के उत्ते कोई केस करना है तो सिमिलरली उसी मैनर दे विच किया जाऊगा जिवें कि कोई बंदा गवर्नमेंट के उत्ते केस कर रहा होवे। फीचर समझ आए। नैक्सट आ जाते हैं अपने को मैरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सब तो पहले मैरिट की आती है ईजी फॉर्मेशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्रिएट करने बहुत ईजी ने, गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, कोई थोनू रजिस्ट्रेशन करवाने की लोड़ नहीं होंगी। जिमें भी गवर्नमेंट नू लगता है, नीड लगती है कि सानू इस मिनिस्ट्री के अंडर इस डिपार्टमेंट की लोड़ है, वो डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, सारा दा सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हथ दे विच हुंदा हैगा, मिनिस्टर्स के हथ विच हुंदा हैगा, ते इन्हां दे विच की हुंदा हैगा कंट्रोल वधिया हुंदा हैगा, चीज़ां मैनेज हुंदियां हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंडिंग कित्थों मिलती हैगी आपां नूं, गवर्नमेंट बजट चों, ते जांदी भी कित्थे हैगी, गवर्नमेंट बजट दे विच चली जाती है। जो भी रेवन्यू अर्न करांगे कित्थे चली जाऊगी, गवर्नमेंट बजट के कोले। ते जदों गवर्नमेंट थोनू पैसे दे रही हैगी काम करन वास्ते तो वो पैसे का कला कला हिसाब भी गवर्नमेंट थोड़े तो मंगूगी। तो जिन्ना भी पैसा गवर्नमेंट थोनू दिंदी हैगी उहदा प्रॉपर हिसाब किताब गवर्नमेंट नू थोनू देना पैंदा हैगा कि सानू इन्ना पैसा मिलिया,
ਉਹਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ? ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਰੈਵਨਿਊ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਪਬਲਿਕ ਰੈਵਨਿਊ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਸਮਝ ਆ ਗਏ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਆਪਟੀਮਮਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ, ਮੈਰਿਟਸ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ लैक ऑफ मोटिवेशन। लेकिन लैक ऑफ मोटिवेशन समझने तो पहले ना आप पॉइंट समझो, लैक ऑफ फाइनैशियल ऑटोनॉमी। फाइनैशियल ऑटोनॉमी का मतलब होंदा हैगा फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। ये जिहड़े डिपार्टमेंट्स होंदे हैगे ना, इन्हां नूं सारे फंड्स कित्थों मिलणगे? गवर्नमेंट बजट तो मिलणगे ते सारा पैसा इन्हां नूं गवर्नमेंट नूं ही डिपॉजिट करवाना पऊगा जिन्ना भी ये अर्न करनगे। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਆਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਬੋਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ।
मतलब कि जो भी पैसे का लैन देन हैगा, पैसे वाला काम हैगा, इन्हों गवर्नमेंट की परमिशन नाल ही करना पਊਗਾ। हुण देखो जो इन्हों को लैक ऑफ फाइनैशियल ऑटोनॉमी हैगी तो उत्थे की आ जाऊगा लैक ऑफ मोटिवेशन। हुण तुसीं सारिਆਂ ने सुनिया होगा कि गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ वधिया तरीके नाल काम नहीं करते, गवर्नमेंट सैक्टर्स दे विच काम वधिया नहीं हुंदा गा, छेती छेती नहीं हुंदा गा। रीजन की है उत्थे जिन्ना भी पैसा ये कमा रहे हैं सारा का सारा पैसा कित्थे जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है। इन्हां विच काम करने वाले जो इंप्लॉयज़ है बंदे है उन्होंने की मिल रहा है, एक सिर्फ फिक्सड सैलरी। तो ये बंदे मेहनत ही नहीं करते, कुछ एफर्ट्स ही नहीं लाते कि इन्हां डिपार्टमेंट्स दे विच काम नूं वधिया करना, इनकम नूं वधिया करन लई कोई एफर्ट्स नहीं लाते, क्योंकि इन्हों पता है कि असीं जिहो जिहा भी काम करिए सानूं सैलरी तो फिक्स मिल ही जानी हैगी। जे असीं काम भी वधिया करांगे, वधिया रैवन्यू करांगे तो वो सारी दी रैवन्यू किहदे कोल चली जानी हैगी, गवर्नमेंट को चली जानी है। देखो सिंपल जी गल है, जिवें आपां सोल प्रोप्राइटरशिप दे विच पढ़िया सीगा एक पॉइंट मैरिट वाला, सैल्फ अकम्पलिशमेंट, मोटिवेशन वाला पॉइंट कि सोल ओनर जो काम करता है, काम करके उन्होंने प्रॉफिट अर्न होंदा है तो मोटिवेट फील होंदा है, मोटिवेटेड फील होगा तो होर वधिया काम करूगा, होर वधिया प्रॉफिट जनरेट करूगा, क्योंकि जिन्ना भी प्रॉफिट आऊगा सारा तो सारा किहदे कोले जाना है, सोल ओनर कोले जाना है। हुण इत्थे की हैगा, एक काम चाहे जिन्ना मर्जी वधिया कर लें, जिन्ना भी प्रॉफिट कमा लें, सारा प्रॉफिट किहदे कोले चला जाऊगा, गवर्नमेंट कोले चला जाऊगा। तो इन्हां डिपार्टमेंट्स दे विच काम करने वाले इंप्लॉयज़ की हुंदे हैगे मोटिवेटेड नहीं फील करते, तो वह काम जिवें चली जांदा हैगा उवें ही करते रहंदे हैं कि कोई एफर्ट नहीं लाते लॉस कवर करन दा, कोई एफर्ट नहीं लाते प्रॉफिट नूं वधाउण दा। ये इस एक की हैगा डीमैरिट। नैक्सट आ जांदा हैगा, फिर आह पॉइंट डिस्कस कर देंगे, इनएफिशिएंट वाला बाद चों करांगे, रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टैपिज्म वर्ड उत्थे यूज़ किया जाता है कि जिथे रूल्स एंड रेगूलेशन पेपर वर्क जो होंगे है स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, स्ट्रिक्टली थोनों सारिया रूल्स एंड रेगूलेशन पेपर वर्क सारिया चीज़ां फॉलो करनिया पैंदियां कि उत्थे आपां वर्ड यूज़ कर देंगे रेड टैपिज्म। हुण गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो आप गल कर देंगे ना तो इन्हां दे विच रेड टैपिज्म होंदी है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगूलेशन होंगे है, बहुत सारा पेपर वर्क होंदा है, तो सारा का सारा पेपर वर्क इन्हों कंप्लीट करना पैंदा है। तां जो भी तुसीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे विच कोई काम करवाउण जांदे होगे तो काम की हुंदा है बहुत स्लो हुंदा है, क्योंकि फॉर्मैलिटीज़ ही बहुत ज़्यादा होंदियां उन्हां दे विच। तो यह भी की है एक डीमैरिट है कि इन्हां डिपार्टमेंट्स दे विच पेपर वर्क फॉर्मैलिटी रूल रेगूलेशनस वाले ही है। तो इन्ना पेपर वर्क रूल रेगूलेशन फॉर्मैलिटीज़ वध होने करके इन्हां दे विच काम करने वाले जिहड़े इंप्लॉयज़ है ना वो उन्हां फॉर्मैलिटीज़ नूं उन्हां पेपर वर्क नूं ही पूरा करते रह जाते हैं ते बाकी कामां ते ध्यान ही नहीं दे पाते। इस वजह नाल इन्हां डिपार्टमेंट्स दे विच जो मैनेजमेंट होंदी हैगी वो की होंदी हैगी इनएफिशिएंट होंदी हैगी कि जिवें काम चलदी आ रहा हैगा उवें ओह चलाई जांदे हैगे, क्योंकि वो बेचारे की हैगे पेपर वर्क दे विच ही उलझे रहंदे हैगे, आ पेपर वर्क पूरा करना, वो पेपर वर्क पूरा करना, होर कामां दे विच एफर्ट्स ला ही नहीं पांदे हैगे, सो दैट इन्हां दे विच एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं हुंदी। तां इह सीगे डीमैरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इनफ्लैक्सीबिलिटी होंदी है क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है। इंप्लॉयज़ मोटिवेटेड फील नहीं करते क्योंकि इन्हों जिन्ना मिल रहा है उन्ना ही मिलूगा, एक्सट्रा कुछ भी नहीं मिलने वाला। इन्हों को फ्रीडम नहीं होंगी कि फंड्स नूं यूज़ करन दी, बोरो करन दी, इस्तेमाल करन दी, कुछ भी। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की होंगी कि बहुत सारी फॉर्मैलिटीज़ पेपर वर्क पूरा करना पैंदा है तो यह उही करते रह जाते होर कामां विच ध्यान ही नहीं दे पाते। तो रेड टैपिज्म उही स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगूलेशनस जो है इन्हों फॉलो करनियां पैंदियां ने। तो दसो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कुछ क्लीयर होया की हुंदा है, फीचर्स की ने, मैरिट्स की है, डीमैरिट्स की है कि क्लीयर होए। कोई भी डाउट होवे, कोई भी क्वेरी होवे कमेंट सैक्शन च दसियो, या फिर डिस्क्रिप्शन दे विच जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक टैलीग्राम इन्हां दे लिंक दिते हुए इन्हां दे थ्रू भी तुसीं मैसेज करके सानूं अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलांगे नैक्सट लैक्चर दे विच, ते नैक्सट लैक्चर दे विच तुहानूं पता ही आपां की डिस्कस करना हैगा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशनस। हैव अ गुड डे।